Okay, so this is my triangle, let us say A, B, C, and we are trying to draw angular bisector. So what we are trying to draw is angular bisector. So what is an angular bisector? Angular bisector is a line which will bisect my, let's say, opposite angles. तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, इसको एंगुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, ठीक है. So let us say we draw another angular bisector from here. So it is bisecting my this particular angle, right? So rule says that wherever you will draw two angular bisectors, the third angular bisector will also pass through the same point. So जहां पर भी हमारा दो एंगुलर बाइसेक्टर मीट करेगा तो तीसरा एंगुलर बाइसेक्टर भी वहीं से पास करेगा. आ रही बात समझ में? So point of intersection of angular bisectors is known as incenter. समझ में आ रहा है? Point of intersection of angular bisector, तो हम क्या बोलेंगे? Point of intersection of angular bisector. तो ये मेरा एंगुलर बाइसेक्टर. तो तीसरा वाला भी एंगुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब है ये तीनों बराबर हैं. सो जहां पर भी दो एंगुलर बाइसेक्टर मीट करेंगे, तीसरा एंगुलर बाइसेक्टर भी वहीं से मीट करेगा. नाउ लेट अस से आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस एंगुलर बाइसेक्टर. मान लेते हैं मैं let us say I am dropping a perpendicular from angular bisector. So what do you mean by it is not necessary? What is not necessary? That this angular bisector is 90 degrees. So I am dropping a perpendicular from angular bisector. समझ में आ रहा है? Point of intersection of angular bisector से मैंने perpendicular drop किया. This perpendicular, this length is known as in radius. इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं? In radius. It is always represented by small r. Why it is known as in radius? Because if you take this value as a radius and draw a circle, right? If you take this as a radius and you draw a circle, so what will happen? This circle will touch the three sides of the triangle. This circle will touch, ये रेडियस होगा, ऑफ कोर्स इतना परफेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन ये सेंटर है इसका, ये इसका सेंटर है, ये रेडियस है, ये क्या, इसको आर बोलते हैं, इन रेडियस बोलते हैं. एंड दिस सर्कल इज नोन एज, इस सर्कल को हम बोलते हैं इन सर्कल. इसको क्या बोलते हैं? इन सर्कल. सो इन सर्कल विल टच द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. सो इन सर्कल की प्रॉपर्टी क्या है? इट टचेस three sides of the triangle. ये इसकी खास बात है, ठीक है. इसको इन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स को क्या बोलते हैं? इन सेंटर, ठीक है. इन सेंटर से अब ये जो रेडियस है ना, यहाँ पर भी ड्रॉ करोगे तो ये भी रेडियस बनेगा, और यहाँ पर भी ड्रॉ करोगे तो भी रेडियस बनेगा. समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये अगर ये इस पे परपेंडिकुलर होगा तो ये इसका आर हो जाएगा, उसी तरीके से ये इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये इसका आर हो जाएगा. समझ में आ रही बात? क्योंकि ये रेडियस है, ये सारे साइड्स को टच करता है. तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर इज नोन एज इन सेंटर. ये इंपॉर्टेंट बात है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, इसकी वैल्यू स्मॉल आर होती है एंड इसको इन सर्कल बोलते हैं. दिस स्मॉल आर कैन बी कैलकुलेटेड एज ए बाई एस. इसकी कैलकुलेशन क्या होती है? ए बाई एस. व्हाट इज ए? ए इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल. ए क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल. एस क्या है? एस इज सेमी पेरीमीटर. तो इस सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की साइड डिवाइडेड बाय 2. मैंने आपको बताया था कि अगर ये वर्टेक्स ए है मेरे पास तो उसके सामने वाली साइड स्मॉल ए होगी, ये बी है तो ये स्मॉल बी होगा, ये सी है. अगर इन तीनों को मैं ऐड कर दूं तो उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं, और अगर मैं उसका आधा कर दूं तो हम उसको सेमी पेरीमीटर के नाम से जानते हैं. आ रही बात समझ में? तो पेरीमीटर एंड सेमी पेरीमीटर. क्लियर है? हाँ जी, यस नो बोलते चलो, मुझे नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है. टैब, हाँ, चैट में लिख दो, बोल दो.
तो ये मेरा इन रेडियस होता है। ठीक है, जिस तरीके से इन रेडियस होता है उसी तरीके से एक चीज होती है एक्स रेडियस। एक्स रेडियस क्या होता है? एक्स रेडियस ये होता है कि मान लेते हैं, मैं एक बार यही सर्कल बना लेता हूँ सी, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। मान लेते हैं ये मेरे पास सर्कल है, ठीक है, और लेटस से ये मैंने डिलीट कर दिया। ठीक, अब मान लेते हैं मैंने इसको एक्सटेंड किया, ये जो ए बी है ना, एंड आई एक्सटेंड इट लाइक दिस। आपको पता है कि दिस इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल। वैसे ही मान लो मैंने इसको एक्सटेंड किया, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। अब अगर इस एक्सटीरियर एंगल का मैं एंगुलर बाइसेक्टर बना रहा हूं, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इस एक्सटीरियर एंगल का मान लो मैंने एंगुलर बाइसेक्टर बनाया, यानी कि इसका एंगुलर बाइसेक्टर मान लो ये है, इसका एंगुलर बाइसेक्टर मान लो ये है। तो ये वाला जो एंगुलर बाइसेक्टर है, ये वाला जो एंगुलर बाइसेक्टर है वो भी यहीं से पास करेगा। ये जो एंगुलर बाइसेक्टर है वो भी इस पॉइंट यहां पे, यानी इसका एक्सटीरियर एंगुलर बाइसेक्टर। तो मैं ये थोड़ा सा एज्यूम कर रहा हूं कि ये एंगुलर बाइसेक्टर प्रॉपर बना है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, और वैसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर। तो ये दो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो गए, और ये सामने से ए वाला इंटीरियर हो गया। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम बोलते हैं एक्स सेंटर। सो क्या बोलते हैं? एक्स सेंटर, राइट। अब अगर मैं एक्स सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, इस एक्स सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, तो ये बनेगा, इसको बोलते हैं R1 मान लेते हैं, R1, या इसको बोलेंगे एक्स रेडियस। क्या बोलेंगे इसको? एक्स रेडियस, विच इज रिप्रेजेंटेड एज R1। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? एक्स रेडियस विच इज। इसको यूज करके अगर अपन एक सर्कल बनाएं, ठीक है, ऑब्वियसली परफेक्ट सर्कल नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। ये क्या हो गया? स्टैंड क्यों नहीं हो रहा? ये बड़ा सारा सर्कल बनेगा ऐसे, और ये सर्कल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? दिस विल टच द, it will touch the two exterior sides, it will touch the two exterior sides and this interior side। इस सर्कल को हम क्या बोलेंगे? इस सर्कल को हम बोलेंगे एक्स सर्कल। तो जो एक्स रेडियस है R1 की वैल्यू बनेगी a बाय s माइनस ए क्यों समझ में आ रहा है? ए क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये जो साइड ए को टच कर रही है, इसलिए इसको x माइनस ए बोलेंगे। ठीक है, तो दो एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर और इसका इंटीरियर एंगल का ये सीधा वाला जो बाइसेक्टर है, ये मिलेगा, ए पे टच कर रहा है, तो इसका रेडियस बनेगा एक्स माइनस ए। ऐसे ही अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें ऐसे, ये इसका ये 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 एक्सटीरियर एंगल है, और मैं इसको एक्सटेंड कर दूं ऐसे, मान लेते हैं ऐसे, और ये जो रेड वाला है इसको मैं एक्सटेंड कर दूं ऐसे, तो ये एंगुलर बाइसेक्टर कंटिन्यू हो रहा है। मैं इनका फिर से ये एक्सटीरियर एंगल का एंगुलर बाइसेक्टर मान लो यहां बना देता हूं, और इसका एंगुलर बाइसेक्टर यहां बना देता हूं। ठीक है, ये मेरा बनेगा एक्स सेंटर। ठीक है, यहां से मान लो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये मेरा बनेगा एक्स रेडियस, इसको बोलेंगे R2। इसकी वैल्यू बनेगी a बाय
एस माइनस बी, क्योंकि ये बी वाली साइड पे टच कर रहा है। इसको यूज करके अगर अपन एक सर्कल बनाएंगे, मान लेते हैं तो ये सर्कल कुछ ऐसे बनेगा। समझ में आ रहा है? ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छा सर्कल नहीं है क्योंकि रेडियस होना चाहिए, रेडियस नजर नहीं आ रहा है, बट दिस विल बिकम समथिंग लाइक दिस, मतलब इट विल टच। इसको बोलेंगे एक्स रेडियस। इस सर्कल का क्या नाम है? एक्स सर्कल। ये ठीक, ये सेकेंड सर्कल। इसी लॉजिक से अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं, इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं, इसको ऐसे एक्सटेंड करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, और इसी लॉजिक से मान लो हम इसे एक्सटेंड करते हैं, और ये जो ग्रीन वाला मेरा है इंटीरियर एंगल, मान लेते हैं हम इसे एक्सटेंड करते हैं, ए ऐसे, ठीक है, ये सीधा सीधा मान रहे हैं हम, और हम इसको एंगुलर बाइसेक्टर ले लेते हैं। ये इसका एंगुलर बाइसेक्टर मान लो यहाँ मीट करता है, इसका एंगुलर बाइसेक्टर यहाँ मीट करता है। ये मेरा क्या बनेगा? ये मेरा बनेगा एक्स सेंटर। यहां से मान लो अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये बनेगा एक्स रेडियस, इसकी वैल्यू बनेगी R3, ये बनेगा a बाय एस माइनस सी। क्यों बनेगा? क्योंकि अगर हम इसको रेडियस मान के एक सर्कल बनाएं, ठीक है, तो ये वाला मेरा बनेगा एक्स, ठीक है। तो ये तीन चीजें बनती हैं, ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं एंगुलर बाइसेक्टर से रिलेटेड है। ये तो छोटा कर देता हूं ताकि आपको इकट्ठी इमेज आप समझ पा रहे हैं इसको। तो बेसिकली मैंने तीन चीजें बताई हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर जो ट्रायंगल के अंदर बनता है उसको हम इन सेंटर बोलते हैं। इन सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे उसको हम इन रेडियस बोलेंगे। इन रेडियस को यूज करके हम सर्कल बनाएंगे उसको इन सर्कल बोलेंगे, और वो सर्कल तीनों साइड्स को टच करेगा। उसका फॉर्मूला यहाँ मैंने बता दिया है। उसी तरीके से जो एक्सटेंडेड साइड है उसका अगर एंगुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा एक्स सेंटर बनेगा, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो एक्स रेडियस बनेगा। उसको रेडियस मान के हम सर्कल बनाएंगे तो वो एक तो ये वाली साइड और दो एक्सटेंडेड साइड को टच करेगा, उसको हम एक्स सर्कल के नाम से जानते हैं। और ये जो जो लेंथ है उसको हम एक्स रेडियस के नाम से जानते हैं, और इसकी वैल्यू a बाई एस माइनस ए आएगी क्योंकि a साइड को टच कर रहा है। वैसे ये b साइड को टच कर रहा है, a माइनस बी आएगी, और ये a माइनस सी आएगी। ठीक है, अब मैं इसका एक बार नॉर्मल साइज कर देता हूँ। हाँ बच्चे बताओ, यहाँ पे कोई दिक्कत है? अभी तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है जो मैंने समझाने की कोशिश करी है? तो बेसिकली r जो है वो मेरा इन रेडियस है, r जो है वो मेरा इन रेडियस है विच इज a बाई एस। R1 जो है वो बन रहा है मेरा a बाई एस माइनस ए। R2 मेरा बन रहा है a बाई एस माइनस बी, और R3 मेरा बन रहा है a बाई एस माइनस सी। ये तीनों मेरे x रेडियस के नाम से जानते हैं, और ये मेरा इन रेडियस के नाम से जानते हैं। राइट? एनीबडी, एनी प्रॉब्लम इन दिस? ठीक है, इट्स एन ऑनलाइन सेशन सो आई एम ट्राइंग टू बी वेरी स्लो so that you are able to understand, focus. In case you are having a problem, let me know. हाँ जी, चैट में डालते जाओ, यस नो पता नहीं। ओके, चूंकि हम एंगुलर बाइसेक्टर की ही बात कर रहे हैं तो हम एक चीज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी पढ़ लेते हैं। एक चीज होती है एंगल बाइसेक्टर
थ्योरम। ये क्या होता है ये देख लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये क्या बोलता है? मान लेते हैं हम एक ट्रायंगल बनाते हैं तिरछा सा थोड़ा सा, ठीक है। इसका जो एंगुलर बाइसेक्टर है वो मान लेते हैं ये तो जो एंगल बाइसेक्ट करेगा ना, जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, ये जो सामने वाली साइड को मतलब सामने वाली साइड को इंटरसेक्ट करेगा, ये टुकड़ा दो टुकड़े बनेंगे। इन जो टुकड़ों का रेशियो है ना, यानी जो ये रेशियो है BD अपॉन DC, ये उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में साइड्स हैं, विच साइड, साइड कंटेनिंग द एंगल, इधर आना, AB बाय AC, क्योंकि ये AB बाय AC क्या बनेगा, ये एंगल को, इस एंगल को कौन सी साइड्स कंटेन कर रही है, AB और AC। तो जो BA या AC का जो रेशियो है वो BD और DC के रेशियो के बराबर होगा। ये मेरा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता है। आ रही बात समझ में? राजू, हाँ जी, एनी एनी प्रॉब्लम्स ऑनलाइन? ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। तो इसका मतलब है, इसको अगर मैं आपको लिख के बताऊं तो ये बनेगा, द एंगुलर बाइसेक्टर will divide the opposite sides in the ratio of sides containing the angle. ये है बेसिकली आपका एंगल बाइसेक्टर। तो एंगुलर बाइसेक्टर है वो सामने वाली साइड को दो हिस्सों में बांट रही है, समझ में आ रहा है? सामने वाली साइड को एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है, ठीक है। तो दो हिस्सों में बांटेगी। इन हिस्सों का जो रेशियो है वो कौन सा रेशियो है, साइड्स कंटेनिंग द एंगल। उसी तरीके से मान लेते हैं, हम दूसरा वाला बात कर लेते हैं। मान लेते हैं ये इसका एंगुलर बाइसेक्टर है, ये एंगुलर बाइसेक्टर है, तो ये किस में काट रहा है, मान लेते हैं डी, ये ई है, मान लो एफ में काट रहा है। तो ये इस सामने वाले को दो हिस्सों में बांट रहा है। किस हिस्सों में बांट रहा है, ए एफ में और एफ बी में काट रहा है। तो दो हिस्सों में बांट रहा है, किस रेशियो में बनेगा ये, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन सी बी। राजू ये गीला लग रहा है, ये नीचे से गीला कैसे है ये? दूसरा चेयर देना मेरे को, देखते कि क्या है इसका। दूसरी चेयर ले आ एक बार, पता नहीं क्या है इस पे है। ये इधर खिसका दे या ये बेंच दे दे, कोई बात नहीं, या इसको इधर कर दे, इस बेंच को। हाँ जी, मेकिंग सेंस ऑल ऑफ यू। ये गैलेक्सी A20D कौन है? ओके, ठीक है। तो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। मेकिंग सेंस सो फार ऑल ऑफ यू? ठीक है। इसके बाद आता है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ ठीक है, क्या मतलब है इसका? मान लेते हैं हमारे पास कोई ट्राइंगल बनाया मैंने। अब मैं और ट्राइंगल इस मान लेते हैं, ये ट्राइंगल है मेरा, ठीक है। तो ये मेरे पास मान लो ए है, बी है, सी है।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब वो लाइन जो इसको बीच में डिवाइड भी कर रही है और इस पे परपेंडिकुलर भी है, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। उसी तरीके से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे होगा, नहीं ऐसे तो नहीं होगा, बीच सिक में आएगा थोड़ा सा, कुछ ऐसे होगा, और तीसरे वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसे होगा। यानी कि ये जो है ये 90 डिग्री है, ये टुकड़ा बराबर है, ये 90 है, ये टुकड़ा बराबर है, ये 90 है, ये 90 है, ये तीनों टुकड़ा बराबर है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये क्या है मेरा, जहां पे दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करेंगे, तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी वहीं पे मीट करेगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो है उसको बोलते हैं हम सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, तो ये वाला पॉइंट क्या है मेरा, सरकम सेंटर। इस सरकम सेंटर से अगर हम किसी भी वर्टेक्स पे एक रेडियस बना दें, इसको ज्वाइन कर दें, इस लेंथ को हम बोलते हैं सरकम रेडियस। सरकम रेडियस यानी कि कैपिटल आर। अब अगर इस सरकम रेडियस को यूज करके हम एक सर्कल बनाएंगे ना, तो आइडियली जो सर्कल है ये इस तीनों को टच करना चाहिए। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये हमारा सरकम रेडियस होता है। इस सरकम रेडियस का जो फॉर्मूला है आर कैन बी कैलकुलेटेड एज ए बी सी बाय 4 टाइम्स ए। तो व्हाट इज ए बी सी? ए बी सी आर साइड्स, ए इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ऑब्वियसली यू नो द मीनिंग ऑफ ए, दिस इज स्मॉल ए, दिस इज स्मॉल बी एंड दिस इज स्मॉल सी। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनता है, जिसको हम सरकम रेडियस के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? ये हमें याद रखना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इज माय रेडियस। ठीक, जो नेक्स्ट चीज आती है और इसका फॉर्मूला है कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी, यानी प्रोडक्ट ऑफ द थ्री साइड्स डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ऐसे ही हमारे पास आता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मीडियंस क्या होता है? मीडियंस होता है जो सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांट दे। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास ये ट्राइंगल है ऐसे, ठीक है, तो ये मेरे पास ए है, ये बी है, ये सी है। मीडियन यानी ये इसका मीडियन होगा, इसका मतलब है मान लेते हैं मैंने इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ये दिस लेंथ एंड दिस लेंथ इज इक्वल। सेकेंड मान लेते हैं मीडियन ये है, ये मान लेते हैं डी, ये ई। तो जो थर्ड मीडियन होगा वो इसी पॉइंट से पास करेगा। किस पॉइंट से? इसी पॉइंट से पास करेगा। कौन से? जहां पे पहले दो मीडियंस की मुलाकात हुई है उसी पॉइंट से। तो ये तीन बराबर हिस्से हो गए। दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ये क्या है मेरा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस क्या होता है? इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड की क्या खास बात है? तो इसको जी से जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये जी है। तो सेंट्रॉइड विल डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1 टूवर्ड्स वर्टेक्स। मतलब क्या है? ये मीडियन है,
इसको दो हिस्सों में बांटेगी। किस रेशियो में? ये 2 है, ये 1 है, 2:1 टूवर्ड्स वर्टेक्स। ये वर्टेक्स है तो इधर ऊपर 2 है, नीचे 1 है। ये मीडियन की या ये सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी होती है। तो सेंट्रॉइड विल डिवाइड द मीडियंस इन द रेशियो ऑफ 2:1 टूवर्ड्स वर्टेक्स। में ये इसकी प्रॉपर्टी भी लिख देता हूं। सो मीडियंस विल centroid will divide the median in the ratio of 2:1 towards vertex. ठीक है, तो ये सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी है खासतौर पे, ये हमें ध्यान रखना है। सेंट्रॉइड, ठीक है, सेंट्रॉइड सामने वाले साइड को 2:1 में डिवाइड करता है। तो जब हम ये मीडियंस पढ़ रहे होते हैं, सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो इसमें एक और थ्योरम होता है जिसको बोलते हैं एपोलोनियस थ्योरम। वो एपोलोनियस थ्योरम क्या है? Apollonius theorem is a relationship between the medians and the sides. तो मीडियंस एंड द साइड्स में क्या रिलेशनशिप है? जैसे कि ये मीडियन है AD और ये साइड है AB और BC। तो अगर मैं इसका ही एपोलोनियस थ्योरम बनाने की कोशिश करूं, मान लेते हैं ठीक है, तो ये मेरा मान लो A है। तो एपोलोनियस थ्योरम बोलता है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड यानी कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 times the square of the medians and 2 times the half of the side का स्क्वायर, BD स्क्वायर। समझ में आ रहा है? BD स्क्वायर। लेकिन हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस 2DC स्क्वायर। क्या ऐसा लिख सकते हैं? और अगर ऐसे लिख सकते हैं तो मुझे बताइए ऐसा क्यों लिख सकते हैं? बताओ। मीडियन है। मीडियन है, क्यों? इसका मतलब क्या है? BD इज इक्वल टू DC। तो BD की जगह DC ली तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? BD इज इक्वल टू DC कैन इट बी रिटन एज हाफ ऑफ BC? लिख सकते हैं, क्योंकि ये BD और DC बराबर है तो BD की वैल्यू BC की हाफ हो सकता है। इट कैन बी रिटन लाइक दिस। तो एक थर्ड इक्वेशन भी बनाई जा सकती है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज 2AD स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स हाफ ऑफ। कोई दिक्कत तो नहीं है? हालांकि एपोलोनियस थ्योरम जो है ना वो सिर्फ इतना ही है। मैं आपको कुछ और सिखाना चाह रहा हूँ एडिशनल, इसलिए सारा कुछ कर रहा हूँ। दिस इज योर एपोलोनियस थ्योरम। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा 2 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4 BC स्क्वायर बनेगा। ये 2 से 2 कटेगा तो इफेक्टिव रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2AD स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ BC स्क्वायर। तो ये मेरा क्या है? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ये भी एक रिजल्ट है, ठीक है। तो जैसे हमने AD के लिए रिजल्ट निकाला ऐसे ही हम AC के लिए भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। मान लो हमने AD के लिए रिजल्ट निकाला तो मान लो मैं इसके लिए रिजल्ट निकालना चाहता हूं। किसके लिए? BE के लिए। तो BE के लिए क्या बनेगा? इसके लिए क्या बनेगा? ये मिड पॉइंट है, ठीक है।
ये किस साइड से बन रहा है, बीसी और एसी से, तो इसका अगर हम रिजल्ट निकालेंगे तो बनेगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स बीई स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ ए सी स्क्वायर बनेगा। समझ में आ रहा है? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर यानी इज इक्वल टू 2 टाइम्स बीई स्क्वायर, तो इसके बाद प्लस या तो ईसी कर दूं या एई कर दूं या हाफ ऑफ एसी स्क्वायर कर दूं, ये बनेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले के लिए, तो ये ब्लैक वाला, ये रेड वाले के लिए। अच्छा, मान लेते हैं हम एक और साइड ले लेते हैं, मान लेते हैं मैंने डीई इसको मान लो मैंने कर दिया ग्रीन और इसको मैंने कर दिया एफ। सर बीसी का स्क्वायर, हाँ बीसी का, सी स्क्वायर नहीं मतलब बीसी का स्क्वायर है ये बीसी, इसका होल स्क्वायर करेंगे ना, दिस इज कंप्लीटली बीसी। सर सेकंड वाली में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अच्छा इसमें, हाँ 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 ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बनेगा, बिल्कुल ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अगर हम थर्ड वाले की बात करें, हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर हम थर्ड वाले की बात करें तो मेरे पास क्या बनेगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पिछले वाले में क्या बना था, बी, हाँ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी एफ स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ ए बी स्क्वायर बनेगा। अगर मैं इस फर्स्ट को और इस सेकंड को और इस थर्ड को ऐड कर दूं, समझ में आ रहा है, आई एम एडिंग फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, आप ध्यान से देखिए, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर क्या बनेगा, 2 ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या बनेगा, 2 ए सी स्क्वायर, एल एच एस को ऐड कर रहा हूं, बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बनेगा 2 बी सी स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ये मेरा क्या है, एल एच एस। आर एच एस में 2 ए डी स्क्वायर यहां पे आ गया, 2 बीई स्क्वायर यहां आ गया, 2 सी एफ स्क्वायर यहां आ गया, प्लस हाफ बी सी स्क्वायर यहां आ गया, प्लस हाफ ए सी स्क्वायर यहां आ गया, प्लस हाफ ए बी स्क्वायर यहां आ गया, चलेगा। अब मैं क्या करता हूं, इन तीनों को लेफ्ट साइड में ला रहा हूं, 2 ए बी स्क्वायर माइनस हाफ ए बी स्क्वायर, समझ में आ रहा है, तो 3/2 ए बी स्क्वायर, 2 ए सी स्क्वायर माइनस हाफ ए सी स्क्वायर, 3/2 ए सी स्क्वायर, 2 बी सी स्क्वायर माइनस हाफ बी सी स्क्वायर, 3/2 बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉमन निकाल लूं, यहाँ पे बनेगा ए डी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर प्लस सी एफ का होल स्क्वायर। इसमें से मैं 3/2 कॉमन निकाल लेता हूं, तो यहाँ पे बनेगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर बनेगा। इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई it will become 3 times ab square plus ac square plus bc square is equal to 4 times ad square plus be square plus cf square। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है 3 times the sum of the squares of the side is equal to 4 times the sum of the squares of its medians। अगर आपको ध्यान हो तो शायद ये 10th क्लास में जनरली एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था, प्रूफ करना भी, ऑफ कोर्स नोबडी इज गोइंग टू आस्क अस द प्रूफ, बट हमें ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा करके दिखा दिया ताकि आपको थोड़ा सा सेंस आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। तो एक तो रिजल्ट अपने आप में यही है, एपोलोनियस थ्योरम का जो एक्सटेंशन है, हम ये बोल सकते हैं कि एपोलोनियस थ्योरम का ये एक्सटेंशन है या ये रिजल्ट है। सो 3 times the sum of the squares of the medians, 3 times the sum of the squares of the sides is equal to 4 times the sum of the squares of the medians। यहां तक बात समझ में आ रही है, हाँ जी, ओके, नाउ लेट्स जस्ट टेक कपल ऑफ, नहीं अभी एक चीज और बच गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। ठीक है, तो ये हमारा एपोलोनियस थ्योरम है, ये हमारा सेंट्रॉइड मीडियंस का इंटरसेक्शन है। इसके बाद आता है
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स मान लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ altitudes. Once again, let's kind of draw a randomized figure. मान लेते हैं तो एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड होता है जो सामने वाली साइड से उस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो ये इसका यहाँ एल्टीट्यूड बनेगा ऐसे, ठीक है। तो इसका एल्टीट्यूड मान लेते हैं यहाँ बनेगा ऐसे। तो जो तीसरा वाला एल्टीट्यूड है वो भी यहाँ से पास करेगा ऐसे। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स को बोलते हैं ऑर्थोसेंटर, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स क्या बनेगा? ऑर्थोसेंटर बनेगा। आ रही बात समझ में? तो ऑर्थोसेंटर में क्या कहते हैं, अगर मेरा ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल यानी सारे एंगल्स लेस देन 90 डिग्री हैं, तो जो ऑर्थो सेंटर बनता है वो ट्राइंगल के अंदर बनता है। लेकिन अगर मेरा मान लेते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, मेरे पास क्या है, ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, तो AB पे गिरने वाला परपेंडिकुलर BC है और BC पे गिरने वाला परपेंडिकुलर AB है। आ रही बात समझ में? तो यहां पे दो मीट करेंगे तो इसके ऊपर जो लाइन परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, इसका जो एल्टीट्यूड होगा वो भी यहीं से पास करेगा। इस केस में ये वर्टेक्स ये ऑर्थो सेंटर है, किसमें? राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ मिलेगा? वर्टेक्स पे मिलेगा। लेकिन अगर मेरे पास एक ऑब्ट्यूस्ड एंगल ट्राइंगल है तो फिर कहाँ मिलेगा? आप ध्यान से देखो कि अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, इसका जो एल्टीट्यूड है, वो ये, ओहो, ये इसका एल्टीट्यूड है। कहाँ पे गिरेगा? ये एल्टीट्यूड का मतलब होता है जो वर्टेक्स से हम सामने वाली साइड को ड्रॉप करें तो इसका एल्टीट्यूड यहाँ गिरेगा, ठीक है। इसका एल्टीट्यूड कहाँ पे बनेगा? AB का एल्टीट्यूड कहाँ बनेगा? AB को मान लो मैंने एक्सटेंड कर दिया ऐसे, AB को मान लो मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो इस पे जो एल्टीट्यूड आएगा वो यहाँ कहीं आएगा। पॉइंट C से जो एल्टीट्यूड ड्रॉप होगा वो कहाँ पे होगा? पॉइंट C से जो एल्टीट्यूड ड्रॉप होगा वो यहाँ पे होगा, ये ऐसे बढ़ता है, ये इसका एल्टीट्यूड। तो इसका वाला जो एल्टीट्यूड होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन वो एल्टीट्यूड यहाँ से पास करेगा, ये इसका एल्टीट्यूड है, ये इसका ऑर्थो सेंटर है। यानी एक्यूट एंगल में अंदर लाई करेगा, राइट एंगल पे वर्टेक्स पे लाई करेगा, और ऑब्ट्यूस्ड एंगल ट्राइंगल में वो ट्राइंगल के बाहर लाई करेगा हमारा ऑर्थो सेंटर। आ रही बात समझ में यहाँ तक? तो चलो ऑर्थो सेंटर पे एक आधा मैं क्वेश्चन देख लेता हूं। मान लेते हैं मेरे पास कोई एक ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, लेटर से मैंने इस पे ये एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया 90 डिग्री। यहां से मान लो मैंने एक और एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ये भी 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली तीसरा एल्टीट्यूड भी यहीं से पास करेगा, ये आपको पता ही है, ये एल्टीट्यूड ड्रॉ। तो मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, ये मान लेते हैं O है। So what is the relationship between this angle
एंड एंगल ए, ये बताना है आपने। समझ में आ रही है बात? फटाफट निकाल के बताओ इसका आंसर। How do you find out the relationship with this angle O and this angle A? Tell me, respond. हाँ जी, आर यू गाइस देयर? अंकित, आर्यन, अविनाश, दीपांशु, गरिमा, मानसी, मोहित, मुस्कान, पुलकित, ऋषिका, रोहन, संकेत, सत्यम, शिवम, उदित, वासु, विधि, और दो तीन लोगों ने अपना नाम, तो एक ने पाइट रखा हुआ है, एक ने A20 है। सो आर्यन और दीपांशु का तो आ गया यस, बाकी लोग यस नो कुछ तो बोलो। यस, सम ऑफ द एंगल इज 180, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है मोहित। ओके, लेट अस सी, यू सी दिस एंगल, इसको मैं रेड कलर से कर लेता हूं, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, right? So let me say this is DEF. Now I know this angle is 90 degree, therefore this angle will also be 90 degree, this angle is 90 degree. So can I say AFOE? AFOE is a quadrilateral. तो इसका टोटल डिग्री कितना हो जाएगा? 360। हमें पता है F प्लस E इज इक्वल टू 180, इसका मतलब एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल O हैज टू बी 180 डिग्री। तो चूंकि ये एंगल O ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है, हमें यही निकालना है, ये रिजल्ट है हमारा। सो दे विल ऑलवेज बी सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो एल्टीट्यूड्स में जो एंगल बनता है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड पे जो एंगल बनता है, जिसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, और जो वर्टेक्स पे एंगल बनता है, उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम्स। ऐसे ही एक और क्वेश्चन बनता है, वो भी मैं एक बार बना लेता हूँ, मुझे इसका बताइए। वो एंगुलर बाइसेक्टर पे एक क्वेश्चन बनता है, तो लेट अस जस्ट सी। तो मान लेते हैं मेरे पास ये ट्राइंगल है, और मान लो मैंने एंगुलर बाइसेक्टर बनाया, और यहां से मैंने एक और एंगुलर बाइसेक्टर बनाया। तो तीसरा एंगुलर बाइसेक्टर आपको पता है कि यहीं से पास होएगा, ये मान लेते हैं O है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंगल O एंड दिस एंगल A? ठीक है, ये बताना है आपने। ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूं ये एंगल O और ये एंगल A में क्या रिलेशन। ये एंगुलर बाइसेक्टर है, यहाँ पे क्या था? एल्टीट्यूड्स था, और यहाँ पे क्या है? ये एंगुलर बाइसेक्टर।
Okay, so let me say this angle, this triangle. So I'm talking about, let's say, this triangle. So can I say half of angle B plus half of angle C plus angle BOC is equal to 180 डिग्री? क्योंकि ये ट्राइंगल में टोटल इंटीरियर एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। इसमें कोई डाउट है किसी को? राइट। अब मुझे बी सी और ए में रिलेशन चाहिए, तो हमें क्या पता है? हमें पता है एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट मुझे क्या चाहिए? हाफ ऑफ बी और सी चाहिए। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए। ये जो प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा। नाउ इफ आई डिवाइड दिस साइड बाय 2, आई कैन आल्सो डिवाइड दिस साइड बाय 2। सो इफ आई से एंगल बी बाय 2 प्लस एंगल सी बाय 2 is equal to 90 minus angle A by 2. समझ में आ रही बात? Now this result, this value can be replaced here. तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ? मैं ये कर सकता हूँ 90 minus angle A by 2 plus 1 angle BOC is equal to 180 डिग्री। राइट साइड में ले जाऊंगा तो एंगल BOC is equal to 180 minus 90 plus एंगल A by 2। तो एंगल BOC कितना बनेगा? 90 प्लस एंगल A by 2। ये रिजल्ट है। BOC कितना बनेगा? 90 प्लस A by 2। इसी तरीके से हो सकता है आपको ये निकालना पड़ जाए, ये मान लो ये वाला एंगल निकालना पड़ जाए, इस एंगल में और इस एंगल में रिलेशन। तो क्या बनेगा? आपका आंसर क्या बनेगा? एंगल BOA विल बी 90 प्लस एंगल C by 2। आ रही बात समझ में? ठीक। अच्छा, और अगर आपको इसमें और इसमें रिलेशन बनाना पड़ जाए तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे हम बोलेंगे एंगल AOC इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल B by 2। तो ये आपके बेसिक रिजल्ट्स होते हैं जो आपको याद करने हैं। ये किस में है? एंगुलर बाइसेक्टर के रिजल्ट्स हैं। ठीक है। तो ट्राइंगल्स और लाइंस के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर, जिसको हम इन सेंटर बोलते हैं। इन सेंटर से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं उसको इन रेडियस बोलते हैं। इन रेडियस से जब हम एक सर्कल बनाते हैं उसको हम इन सर्कल बोलते हैं। इन रेडियस की जो वैल्यू होती है हम हमेशा उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हमेशा हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस स्मॉल आर कैन बी गिवन एज A by S, यानी A एरिया ऑफ ट्राइंगल, S इज योर सेमी पेरीमीटर। वैसे ही अगर हम एक्सटीरियर एंगल का एंगुलर बाइसेक्टर और एक इंटीरियर एंगल का एंगुलर बाइसेक्टर का जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो एक्स सेंटर कहलाएगा। एक्स सेंटर से जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो उसको हम एक्स रेडियस बोलेंगे। उस एक्स रेडियस को यूज करके जब हम एक सर्कल बनाएंगे तो वो दो एक्सटीरियर लाइंस को और एक ट्राइंगल की साइड को टच करेगा, उसको हम एक्स सर्कल के नाम से जानेंगे। एक्स रेडियस निकालने का फॉर्मूला हमारा ये है, R1 is equal to A by S minus A, R2 is equal to A by S minus B and R3 is equal to A by S minus C। ये इसका तरीका है हमारा एक्स सेंटर को निकालने का। फिर हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखा था। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलता है द एंगुलर बाइसेक्टर विल डिवाइड द ऑपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। दैट मीन्स मान लो ये एंगुलर बाइसेक्टर है तो ये सामने वाली साइड को दो हिस्सों में बांटेगा। तो इस दो हिस्सों का जो रेशियो है वो वही रेशियो होगा जो दोनों साइड्स का रेशियो है। और वो कौन सी साइड है? वो ही दोनों साइड लेनी है जिसके बीच के एंगल की हम बात कर रहे हैं, वो हमारा एंगुलर बाइसेक्टर होता है। ऐसे ही हमने फिर देखा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो हमारा सरकम सेंटर कहलाता है। सरकम सेंटर जो होता है वो एक पॉइंट होता है, वहां सेंटर के ट्राइंगल के अंदर, वहां से अगर हम वर्टेक्स पे एक रेडियस लेके जाएं, अब कोई जरूरी नहीं है कि हमने यही रेडियस बनाया है,
अगर आप रेडियस बनाना चाहें तो ये वाला भी आपका रेडियस बनेगा, ये वाला भी आपका एक रेडियस बनेगा, ये भी आपका कैपिटल आर बनेगा, तीसरा रेडियस आपका ये भी बनेगा। तो सेंट्रॉइड से जो भी हम वर्टेक्स पे लाइन खींचते हैं वो हमारा रेडियस, सर्कम रेडियस बनता है। और सर्कम रेडियस को निकालने का तरीका होता है 4 टाइम मतलब r इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इस तरीके से हम सर्कम रेडियस निकालते हैं। सिमिलरली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस जो होता है, मीडियंस का मतलब होता है वो सामने वाली साइड को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस को सेंट्रॉइड बोलते हैं, जिसको जी से रिफर किया जाता है। जो जी होता है, जो पॉइंट ऑफ सेंट्रॉइड होता है, वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा। जो 2 पोर्शन है वो किस तरफ होगा, वर्टेक्स की तरफ होगा, और 1 किस तरफ होगा, वो नीचे की तरफ होगा। ये रेशियो है, जरूरी नहीं 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अगर वो 4 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर ही बनेगा। फिर एक यहीं से हमने एप्लोनियस थ्योरम देखा था। वो एप्लोनियस थ्योरम क्या है? इट इज अ वे ऑफ कनेक्टिंग मीडियंस एंड द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो साइड्स है और मीडियंस में क्या रिलेशन? तो ये बोलता है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द मीडियन प्लस ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द ऑपोजिट साइड। मतलब ऑपोजिट साइड का मतलब यहाँ पे हाफ ऑफ ऑपोजिट साइड। तो जैसे कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बनेगा 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स या तो बी डी स्क्वायर कर लें या डी सी स्क्वायर कर लें या हाफ ऑफ बी सी का होल स्क्वायर कर लें। तो ये फाइनल रिजल्ट बन के आता है। अगर हम ये तीनों साइड्स, तीनों मीडियंस के लिए, अगर हम तीनों एंगुलर बाइसेक्टर के लिए अगर हम कर लें तो मेरा जो, और तीनों को हम ऐड कर लें, यानी तीनों जो एपोलोनियस थ्योरम तीनों साइड्स के लिए अलग अलग बनेगी, उसको ऐड कर लें तो हमारा एक फाइनल रिजल्ट निकल के आता है, जहां पे हम ये देखते हैं कि 3 टाइम्स अगर हम सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ले लें, यानी तीनों साइड का स्क्वायर ले लें और उसको ऐड कर दें और उसको 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो रिजल्ट आता है वो 4 टाइम्स द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द मीडियंस के बराबर आता है। तो ये हमारा एक अपने आप में रिजल्ट है। ऑफ कोर्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। मैंने आपको ये बताया कि अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो ऑर्थो सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर लाई करेगा। अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो वो हमेशा वर्टेक्स पे लाई करेगा, और अगर वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो वो ट्राइंगल से बाहर लाई करेगा। फिर हमने 2 क्वेश्चंस देखे थे, डायरेक्ट रिजल्ट भी समझ लो, ये अपने आप में क्वेश्चंस भी समझ लो। ऑर्थो सेंटर जो है और ए के बीच में जो रिलेशन होता है, ए यानी जो वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है, उन दोनों, वो दोनों एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। एक रिजल्ट ये है। अगर हम मीडियंस की बात करें तो उसके अंदर हम देखेंगे तो जो बीच में पॉइंट बनता है हमारा, जो एंगल ओ है, और हम वर्टेक्स पे जो एंगल है उसका जब हम रिलेशन देखेंगे तो जो AOC है वो हमेशा 90 प्लस हाफ ऑफ ऑपोजिट एंगल बनता है। तो ये हमारे रिजल्ट्स हैं ट्राइंगल्स के और लाइंस के। यहां तक बताइए अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को किसी तरह की तो। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ 4 साइडेड फिगर। वो भी कर सकते हैं या फिर हम सर्कल्स भी कर सकते हैं। तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं। ठीक है, so let's try to read properties of 4 sided figure. तो जो सबसे जो रैंडम फिगर होती है 4 साइडेड की, वो होती है क्वाड्रिलेटरल। मान लेते हैं हमने कोई भी ऐसा कोई फिगर बना दिया, तो ये मुझे क्वाड्रिलेटरल बनाने नहीं देगा। So any figure something like this is known as a क्वाड्रिलेटरल। सो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी प्रॉपर्टी है कि जो डायगोनल्स होते हैं दे इंटरसेक्ट एंड दे विल डिवाइड द फिगर इनटू 2 ट्राइंगल्स। तो इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स
इंटरसेक्ट, तो डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसमें से एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल बना दें, एक पेयर यानी कि एक साइड सामने वाली साइड को मान लेते हैं हमने एक ये लेंथ बनाई है, ये मैंने फिगर बना दिया, ये इसके पैरेलल है। यानी अगर मैंने वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, तो जो फिगर बनेगी वो बनेगी ट्रेपीजियम। फिगर क्या बनेगी? ट्रेपीजियम। तो जो ट्रेपीजियम है वो बना तो इसी फिगर से है, सामने वाली ऊपर वाली फिगर से। तो ट्रेपीजियम विल हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इसका मतलब डायगोनल्स विल इंटरसेक्ट इन दिस, तो डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं लेग्स, इसको क्या बोलते हैं? लेग्स। अगर हम ट्रेपीजियम की थोड़ी और बात करें ट्रेपीजियम के बारे में, तो अगर लेग्स आर इक्वल, if AD is equal to BC, we call it isosceles trapezium. हम इसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोलते हैं। समझ में आ रहा है? एक तो ये रिजल्ट है। अगर हम सर्कल में एक ट्रेपीजियम बनाते हैं उसको साइक्लिक ट्रेपीजियम इज ऑलवेज आइसोसेलेस। एक तो इंपॉर्टेंट बात यही हो गई, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि साइक्लिक ट्रेपीजियम जो होता है ना, या इज ऑलवेज आइसोसेलेस। इसका मतलब ये है कि मान लो मेरे पास एक सर्कल है, मान लो मेरे पास एक सर्कल है और मैंने इसके अंदर एक ट्रेपीजियम बनाया। ट्रेपीजियम बनाने के लिए एक साइड पैरेलल लेनी पड़ेगी, मान लो ये पैरेलल है। तो जब ये साइड्स मैं ज्वाइन करूंगा ये दोनों, तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी प्रोवाइडेड ये इसके पैरेलल है। ये अगर पैरेलल है तो ये साइड बराबर होगी। ये इसकी प्रॉपर्टी है। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी है। आ रही बात समझ में? ये किसकी प्रॉपर्टी है? ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी है। अच्छा, मान लेते हैं इस ट्रेपीजियम में एक लाइन है PQ, जो इसको m/n में डिवाइड करे। अगर यानी कि PD m है तो नीचे वाला n है। इसका मतलब अगर कोई परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करेंगे तो ऊपर वाला ये m होगा, ये n होगा। आपको पता है ना, पैरेलल लाइन जो इंटरसेप्ट करती है वो सेम रेशियो में करती है। सो लेट अस से PQ इज डिवाइडिंग द लाइन AD इन द रेशियो ऑफ m/n। तो अगर हमें PQ की लेंथ चाहिए तो क्या बनेगा? m/m यानी ऊपर वाली लेंथ डिवाइडेड बाय m+n इनटू में। m चूंकि ऊपर वाली लेंथ है, दूर वाली साइड लेनी है। कौन सी लेनी है? AB प्लस n/m+n इनटू DC। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखना है। PQ क्या है? विच इज अ लाइन पैरेलल टू, सो PQ क्या है? PQ इज लाइन पैरेलल टू या तो DC and AB dividing the legs in the ratio of m/n। ये ट्रेपीजियम के बारे में। तो ट्रेपीजियम के बारे में 3-4 बातें क्या हुई? एक बात ये हुई कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो जो ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल होंगी तो हमारा वो जो ट्रेपीजियम कर लेगा। जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं उनको हम लेग्स बोलते हैं। अगर ये लेग्स बराबर हो जाएं, यानी कि AD और BC इक्वल हो, तो हम उसको साइक्लिक ट्रेपीजियम भी बोलते हैं। साइक्लिक ट्रेपीजियम वो होता है जो सर्कल के अंदर अगर हम ट्रेपीजियम बनाएं उसको साइक्लिक ट्रेपीजियम बोलते हैं। इनफैक्ट सर्कल के अंदर जो भी फिगर बनाते हैं, मान लो हम सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं।
अगर हम एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में की प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे एक मेरा, और इसके अंदर मान लो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया ऐसे, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में खास बात क्या होती है? ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होती है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू 180 डिग्री होती है, या एंगल बी प्लस एंगल डी की वैल्यू 180 डिग्री होती है। ये खास बात होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। ऐसे ही साइक्लिक ट्रेपीजियम की खास बात क्या है कि जो लेग्स हैं वो बराबर हो जाएगा, या लेग्स बराबर होंगे तो साइक्लिक होएगा, और साइक्लिक होगा तो लेग्स बराबर होंगे। ये हमारी ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज होती हैं। आ रही बात समझ में? ये क्या प्रॉपर्टी है मेरी? ट्रेपीजियम की। ये मेरा क्वाड्रिलेटरल और ये मेरा ट्रेपीजियम। यहां तक बात समझ में आ रही है? अभी क्या इसमें वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल था। अगर मैं दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल बना लूं तो फिगर क्या बनेगी? मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। सर द डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड साइक्लिक ट्रेपीजियम। जो ट्रेपीजियम होगा उसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होना कंपलसरी है। ट्रेपीजियम की जो प्रॉपर्टी है, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी ट्रेपीजियम फॉलो करेगा, लेकिन ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल फॉलो नहीं करेगा। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब मान लीजिए ट्रेपीजियम है तो ये दोनों सम 180, इन दोनों का सम 180, जो कि क्वाड्रिलेटरल में भी पॉसिबल है। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है? ये दोनों साइड्स बराबर होंगी और ये ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। हाँ, दोनों सर्कल के ही अंदर है, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों सर्कल के अंदर ही बनेंगे विनाश। ठीक है, तो ये मेरा क्या है? पैरेललोग्राम। ये फिगर क्या बनेगी? इसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। यानी ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। एक तो ये बनेगा। दूसरा बनेगा ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। एक प्रॉपर्टी तो यही है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। एक हमें याद करना है, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तीसरा, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कोई नहीं, मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, चिंता ना करो, ठीक है। आई विल अपलोड दिस वीडियो। Adjacent angles are supplementary. That means angle A plus angle B is equal to angle B plus angle C is equal to angle C plus angle D is equal to angle D plus angle A which is equal to 180 degree. ठीक है, तो adjacent angles are supplementary. इसके बाद इसकी और प्रॉपर्टीज क्या होंगी? ये डायगोनल्स। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है डायगोनल की? डायगोनल will divide the triangles into two congruent parts, into two congruent
ट्राइंगल्स, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन खास बात क्या है, बट ऑपोजिट एंगल्स विल नॉट बी बाइसेक्टेड। इंपॉर्टेंट बात क्या है, बट ऑपोजिट एंगल्स विल नॉट बी बाइसेक्टेड। जबकि ये देखो, ये और ये कॉन्ग्रुएंट बनेगा, लेकिन ये वाला जो एंगल है इसके बराबर नहीं होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, आ रही बात समझ में। उसी तरीके से डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये वाला लेंथ इसके बराबर है, ये वाला लेंथ इसके बराबर है। आ रही बात समझ में। तो बेसिकली मिनिमम कंडीशन क्या है, टू मेक अ पैरेललोग्राम, व्हाट इज द मिनिमम कंडीशन, इफ ऑपोजिट पेयर्स आर पैरेलल, तो भी पैरेललोग्राम बनेगा, या वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल। दोनों केसेस में हमारी जो फिगर बनेगी वो हमेशा पैरेललोग्राम बनेगी। आ रही बात समझ में, दोनों केसेस में पैरेललोग्राम बनेगी। अब आप एक बात समझिए, मान लेते हैं पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल्स को मैं थोड़ा ऐसे एडजस्ट करके, ये बाइसेक्ट तो कर रहा है, मान लो मैं 90 पे बाइसेक्ट कराने की कोशिश करूं, आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं। ये मान लो डायगोनल्स है, ऐसे मैं इसको ऐसे हिला टुला के मैं चाहता हूं ये एंगल 90 डिग्री बने, तो फिगर क्या बनेगी, अगर मैं ऐसा बनाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल सही, तो फिगर बनेगी मेरी रोम्बस। चूंकि ये फिगर रोम्बस जो है वो कहां से बन रही है, बेसिकली वो इसी फिगर से बन रही है। जो ये मतलब इसी फिगर का मेरा मतलब ये है कि पैरेललोग्राम से ही तो हम रोम्बस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इस डायगोनल्स को खींच के बड़ा बराबर करने की कोशिश करें तो फिगर क्या बनेगा, उस केस में फिगर बनेगी रेक्टेंगल। किस केस में फिगर रेक्टेंगल बनेगी, जिस केस में हम डायगोनल्स को बराबर कर रहे हैं। अगर यहां हमारी कोशिश क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, और यहां हमारी कोशिश क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल। तो कहना से ये देखो, इसमें सिंगल है, इस फिगर से हमने ये वाली फिगर बनाई, ऊपर वाली फिगर से हमने नीचे वाली फिगर बनाई, ये वाली फिगर बनाई ऊपर वाली से, और इस वाली फिगर से हमने ये वाली फिगर बनाई, ठीक। अभी समझाता हूं मैं क्या क्यों समझा रहा हूं। पहले हम यहाँ पे आते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90। अब खास बात क्या है, ये जो फिगर है जिसको हम रोम्बस बोलते हैं, वो बनी कहाँ से है, वो पैरेललोग्राम से बनी है। तो जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी इसमें होगी होगी। कैसे, मैं लिख नहीं रहा, बस बता रहा हूं, क्योंकि पैरेललोग्राम से ही हमने इस फिगर को बनाया है। तो पैरेललोग्राम की जो भी प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, adjacent angles are supplementary, diagonals bisect each other, they divide it into two congruent triangles, ये सारी बातें तो हैं। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है रोम्बस में, जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, नॉट ओनली ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। सबसे एक्स्ट्रा तो यही है। उसमें क्या था, ऑपोजिट साइड्स इक्वल थी, जैसे कि एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं थी, तो इसमें क्या हो गया, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। एक तो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी यही होगी। दूसरी क्या होगी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल्स। डायगोनल उसमें बाइसेक्ट नहीं कर रहे थे, ध्यान देना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल्स, ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। यानी अगर मैंने यहाँ पे डायगोनल बनाया तो जो कॉन्ग्रुएंट तो डिवाइड करेगा ही करेगा, लेकिन ये आपस में भी एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। तीसरी एक्स्ट्रा क्या प्रॉपर्टी है, जहां से ये बनाया था, तीसरी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी तो ये है ही है, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90। तीसरी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तो मान लो मैंने ये बना दिया, तो ये इसकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी। बाकी सारी प्रॉपर्टी भी हैं,
समझ में आ रहा है? बाकी सारी प्रॉपर्टी भी है लेकिन ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। उसी तरीके से इसके अंदर, ये रेक्टेंगल के अंदर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है, इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इसमें भी सारी प्रॉपर्टी सेम है जो इसमें है, जो पैरेललोग्राम है, यानी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, opposite adjacent angles are supplementary, and so on and so forth. ठीक है, just give me a second. So we rectangle is also from a parallelogram, so it will follow all the properties of parallelogram, like opposite sides are parallel, opposite angles are equal, adjacent angles are supplementary. Now what is an extra property? Not only opposite sides are equal, all four angles are equal. इसमें खास बात क्या है मेरी? all four angles are equal. एक तो खास बात ये, और दूसरी खास बात ये है हमारी कि जो डायगोनल्स हैं वो बराबर हैं। तो डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, अब इसमें से आप ध्यान से देखिए, अगर जो डायगोनल्स को हमने 90 डिग्री किया था, अगर हम इसको खींच के बराबर करने की कोशिश करें, समझ में आ रहा है? इस डायगोनल को हम खींच के क्या करने की कोशिश करें? बराबर करने की कोशिश करें, तो बताओ फिगर क्या बनेगी? फिगर बनेगी एक स्क्वायर। बिल्कुल सही। ठीक है, तो दिस इज कमिंग, ये फिगर कहां से बन रही है? ये फिगर बन रही है रोम्बस से और रेक्टेंगल से। तो कैन आई से स्क्वायर विल हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल एंड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। तो जितना भी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट एंगल्स आर equal, all angles, not only opposite angles are equal, all four angles are equal, not only opposite sides are equal, all four sides are equal. ठीक है, diagonals will not only bisect each other, they will bisect at 90 degree, they will also be equal, right? And they will also bisect my opposite angle, they will also divide the figure into two congruent triangles. So whatever properties that we have studied in rhombus or rectangle or trapezium, all are applicable in square, right? So this, can I say square is a rectangle? Yes, I can call square is a rectangle, I can call square is a rhombus, I can call square is a parallelogram, I can call square is a quadrilateral. नीचे वाली figure can be called as ऊपर वाली figure, but ऊपर वाली figure cannot be called as a नीचे वाली figure. What does it mean? It means a rhombus can be called as quadrilateral, a rhombus can be called as a parallelogram, a rhombus can be called as, you know, a trapezium, but a rhombus cannot be called as a rectangle क्योंकि दोनों बराबर बराबर है. A rectangle cannot be called rhombus, a rectangle cannot be called square, but a rectangle can be called as a parallelogram, a rectangle can be called as a trapezium, a rectangle can be called as a quadrilateral, a rectangle can be called as a parallelogram. ये सब कुछ कहा जा सकता है. तो ये हमारी 4-sided figures होती हैं और जिसकी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं. आई होप आपको समझ में आ रही है सारी फिगर्स एंड प्रॉपर्टीज 4-sided. हाँ ना, पता नहीं, सम रिस्पॉन्स. ठीक है, तो चलो मैं आपको एक दो चीजें पैरेललोग्राम के बारे में और रेक्टेंगल के बारे में एक आधी एडिशनल प्रॉपर्टी में बता देता हूँ, और और थोड़ा सा एक दो चीजें एक्स्ट्रा और बता देता हूँ मैं थोड़ा सा. तो मान लेते हैं मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, मान लेते हैं ये पैरेललोग्राम है, और ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, एंड देयर इज सम पॉइंट पी इनसाइड. वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, राइट? इफ आई ज्वाइन दिस डीपी and I join PA, I join PC,
and I join PB. इसका और इसका एरिया, यानी कि एरिया ऑफ PAD, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ PBC will be equal to area of PDC plus area of PAB, which will be equal to half the area of parallelogram. एक तो रिजल्ट यही है, यानी कि इसका एरिया प्लस इसका एरिया विल बी इक्वल टू इसका एरिया प्लस इसका एरिया। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये रैंडम पॉइंट है, ध्यान रखना, ये डायगोनल्स ने डिवाइड नहीं किया है। तो ये हमारे एक पैरेललोग्राम का एक इंपॉर्टेंट बात होती है। ऐसे ही एक रेक्टेंगल पे भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। इस पे कैट पे इनफैक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है इस वाले कॉन्सेप्ट पे। मान लेते हैं कोई पॉइंट P है एंड इट इज समवेयर, इट इज रैंडम, हमें ये नहीं पता कि ये पॉइंट डायगोनल्स पे लाई कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास ये है, ये स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहा, इट इज सम रैंडम पॉइंट समवेयर इन बिटवीन ये, राइट। दिस इज अ रेक्टेंगल। इसके अंदर हम ये कह सकते हैं PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट है। ऑफ कोर्स एरिया के बारे में भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जो पैरेललोग्राम के लिए वैलिड है वो रेक्टेंगल के लिए भी वैलिड होगा। सर इस PA, नो इट इज नॉट बाई, इट इज सम रैंडम पॉइंट, इट इज नॉट बाइसेक्टर, इट इज सम रैंडम पॉइंट, इट मे बाइसेक्ट, इट मे नॉट बाइसेक्ट। ठीक है, तो इसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा रेक्टेंगल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। बोलिए, यहां तक बात समझ में आती है? ऐसे ही एक चीज रोम्बस के बारे में भी हम देख लेते हैं एंड देन वी विल रैप अप फॉर द डे। तो मान लेते हैं हमारे पास एक रोम्बस है, इस रोम्बस में हमें रिलेशनशिप चाहिए तीनों साइड्स में। मान लेते हैं मेरे पास रोम्बस है ABC। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ द, ये मान लेते हैं डायगोनल की लेंथ D1 है, ये डायगोनल की लेंथ D2 है पूरी, ठीक है, और ये जो साइड A है, तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन D1, D2 एंड A? कैसे करोगे इसको? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन D1, D2 एंड A? So we know that this will bisect each other at 90 degree and also we know they will bisect. Bisect का मतलब है ये D2/2 बनेगा, ये वाली लेंथ D1/2 बनेगा, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। सो वी कैन से D1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस D2 स्क्वायर अपॉन 4 is equal to A square. So I will have D1 square plus D2 square is equal to 4 times A square. So this is a result as far as this rhombus is concerned. ठीक है, तो ये हमारी 4 साइडेड फिगर्स की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, एक्चुअली इसमें एक चीज और है, मैं इसमें दिया नहीं हुआ है बुक में, मैं करवा देता हूँ। देयर समथिंग नोन एज अ काइट। तो काइट क्या होता है? काइट एक ऐसी फिगर होती है, ये दोनों एक लेंथ होती है और ये दोनों एक लेंथ होती है। ये बर्फी बना दी इसने, तो काइट बनाना पड़ेगा मुझे। तो काइट मान लो ये वाली लेंथ, ठीक है, तो काइट का मतलब ऑब्वियसली आपको पता ही है, पतंग होता है, ये काइट है। काइट में क्या होता है, काइट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जो होती हैं, डायगोनल्स जो होते हैं ना एक दूसरे पे 90 डिग्री होंगे। ये इसका डायगोनल है,
और ये इसका डायगोनल है, सो इट विल बी एट 90, यानी ये, और बड़ी वाली डायगोनल छोटी वाली डायगोनल को बाइसेक्ट करेगी, और जो बड़ी वाली डायगोनल है सामने वाले एंगल्स को भी बाइसेक्ट करेगी, लेकिन छोटे वाला जो डायगोनल है ना तो एंगल को बाइसेक्ट करेगा ना जो इस साइड को बाइसेक्ट करेगा, इसको हम काइट बोलते हैं। तो ए बी सी डी, इसका मतलब इसमें प्रॉपर्टी क्या है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब जस्ट अ सेकेंड गाइस, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो गई इसमें। तो मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, डी है, तो इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड बी सी इज इक्वल टू डी सी। ठीक है, एक ये होता है, और हम ये कह सकते हैं ए सी जो है विल बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, एंड ए सी विल ऑल्सो बाइसेक्ट डायगोनल बी डी। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये काइट की प्रॉपर्टीज है। ठीक, तो ये आज के लिए इतना ही। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं किया क्या मैंने? हाँ ठीक, हाँ क्लियर है, दिख गया? पहले नहीं बनाया था। अच्छा, काइट ये बनाया है, ए बी की जो लेंथ है वो ए डी के बराबर है, बी सी की लेंथ जो है वो सी डी के बराबर है। ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये बाइसेक्ट हो रहा है, और ये वाला एंगल बाइसेक्ट, यानी जो बड़ी वाली डायगोनल है वो छोटी वाली डायगोनल को बाइसेक्ट भी करेगी और ऑपोजिट एंगल्स को भी बाइसेक्ट करेगी, लेकिन छोटी वाली जो डायगोनल है ऐसा कुछ नहीं करेगी। ठीक है, सो दिस विल टेक केयर ऑफ योर प्रॉपर्टीज ऑफ फोर साइडेड फिगर। तो आज हमने क्या किया, आज हमने ट्राइंगल से रिलेटेड चीजें करी हैं, ट्राइंगल्स एंड लाइंस, एंड फोर साइडेड फिगर से रिलेटेड हमने करी हैं। अब बताइए, इसमें कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो बताइए, अदरवाइज आई विल एंड दिस, और मैं कोशिश करूंगा इसको अपलोड कर दूं और लिंक शेयर कर दूंगा अपने चैनल का। ठीक है, प्लस ये भी मैं जो पीडीएफ बना के भेज देता हूँ आपको, कंटेंट, किसी कोई बच्चा कह रहा था ना स्क्रीनशॉट लेनी है, आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ, तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया? विधि, विशु, उदित, शिवम, सिंगला, शिवम, गोयल, सत्यम, संकेत, पुलकित, मुस्कान, मोहित, गरिमा, अविनाश, आर्यन, Yes, sir. आकृति, शुड नॉट बी प्रॉब्लम। चलो ठीक है, तो कल सब लोग आ रहे हो या छुट्टी मना रहे हो?